आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय वीडियो कर रहे हैं जो कि बहुत ही चिरपत परिचित विषय तो है, लेकिन बातें जिस तरह से होनी चाहिए वो हो भी रही हैं। लेकिन हम उसे दूसरे ढंग से रखना चाहते हैं आपके साथ। समस्या ये है कि कोई व्यक्ति डिक्टेटर कैसे बनता है। राजनीति में अ, तानाशाह बनने के क्या तरीके हैं और क्या मानदंड हैं। हमारे यहाँ जो एकेडमिक्स में पठन पाठन है उसमें डिक्टेटरशिप थोड़ा बहुत पढ़ाई जाती है, लेकिन डिटेल्स में उसके अध्ययन अध्यापन की हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है। डिक्टेटर बनने का क्या फार्मूला है, और क्योंकि अब ये फार्मूला डिस्कस इसलिए भी हो रहा है, करना पड़ रहा है कि नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे हैं कि वो डेमोक्रेट्स हैं, वो लोकतांत्रिक हैं। कुछ लोग कह रहे हैं वो डिक्टेटर है। और तो नियम तो जानने होंगे उसके। ग्लोबल नियम क्या है, उसके लोकल नियम क्या है और ग्लोबल नियम, या डिक्टेटर बनने के ग्लोबल मानदंड क्या है, ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा। और ये जो विषय है, इस पे हो सकता है कि हमें एक से अधिक वीडियो करने पड़े। तानाशाह बनने की पहली शर्त है कि व्यक्ति के अंदर एक तो यह है कि तानाशाह बनने का भावबोध हो और सत्ता हासिल करने की ललक हो। सब लोग जानते हैं भारत की जो कंडीशन है, वो कंडीशन बड़ी विलक्षण है। भारत दुनिया के बहुत सारे देशों से अलग है, लेकिन बहुत सारे देशों से मिलता जुलता भी। मसलन अमेरिका के साथ में भारत की कोई तुलना नहीं हो सकती। विकसित पूंजीवादी जो मुल्क हैं जहां डेमोक्रेसी है, उनके साथ में भारत की कोई तुलना नहीं हो सकती। लेकिन जो पिछड़े हुए देश हैं जहां डिक्टेटरशिप है, जहां बहुत सारे मासिकार करने वाली आर्मियां हैं, सेनाएं हैं, पिछड़ापन है, उन देशों के साथ भारत की तुलना जरूर हो सकती है। भारत उन देशों में से है जिनमें के बहुत सरल तरीके से आप सत्ता हासिल कर सकते हैं। जो विदेशों में जो बहुत सारे मुल्क हैं ऐसे, वहां सत्ता हासिल करना और राजनीतिक प्रभाव पैदा करना आ, वो सरल काम नहीं है। लेकिन भारत में कोई भी व्यक्ति कभी भी एमपी, एमएलए, मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री कुछ भी हो सकता है। और जो व्यक्ति डिक्टेटर बनना चाहता है, उसकी ब्यूटी है कि अगर वो पॉलिटिक्स में है और किसी तरह से सत्ता हासिल कर ले, तो दुनिया में ऐसी पॉलिटिकल फोर्सेज हैं, ताकतें हैं, जो उसकी हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। तमाम ऐसे लोग हैं जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है, लेकिन आचरण में, पॉलिटिक्स में वो डिक्टेटर हैं। इसलिए ये भी कहा जाता है कि तानाशाही के या तानाशाह का कोई एक रूप नहीं है, बल्कि विभिन्न देशों में तानाशाही और तानाशाह के रूप अलग अलग हैं, उनके रास्ते भी अलग अलग हैं। और यही वजह है कि डिक्टेटरशिप का कोई एक
बना हुआ फार्मूला नहीं है, लेकिन उसके कुछ ग्लोबल उसूल हैं, कुछ ग्लोबल मानदंड हैं। कई बार ये होता है जो डिक्टेटर होते हैं वे इंटरनल डेमोक्रेसी पसंद नहीं करते, और वे खदेड़ के, जो डिक्टेटर होता है जो इंटरनल डेमोक्रेसी पसंद नहीं करते, वे अपने विपक्ष के नेताओं को खदेड़ के बाहर भेज देते हैं। पाकिस्तान में आए दिन होती रहती है ये घटना, पिछले कुछ समय से बंद है ये। या वो विदेश में ले जाके छोड़ देते हैं, या विदेश में जाने के लिए मजबूर कर देते हैं, जस्ट लाइक शेख हसीना। यह भी संभव है कि डिक्टेटरशिप में विपक्ष के नेताओं को मौत के घाट उतार दिया जाए, या उनको कब्र में गाड़ दिया जाए। कहने का मतलब यह कि डिक्टेटर का कोई एक फार्मूला नहीं है, जगह जगह अलग अलग फार्मूले हैं। कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे कि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर बैन लगा देते हैं, लेकिन एक चीज कॉमन है, वो ये कि जो डिक्टेटर होते हैं वो बहुत ही सुनियोजित ढंग से योजना बना के काम करते हैं। वे कैजुअली काम नहीं करते और कैजुअली सत्ता में नहीं आते, वो बहुत ही प्लान तरीके से सत्ता में आते हैं। तो नरेंद्र मोदी की जो विशेषता है, वो पहली विशेषता जो है वो ये है कि वो सुनियोजित ढंग से योजना बना के सत्ता में आए। वो कैजुअली अचानक वो प्रधानमंत्री नहीं बन गए। एक और भी दिक्कत है, जो आदमी डिक्टेटर होता है आ, उसके समर्थकों की भी मुश्किल होती है कि उन्हें ये दिक्कत होती है कि कैसे काम करें, क्योंकि उसके साथ काम करना बहुत जटिल होता है। लोग नहीं जानते, वो भले ही डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होके आए, लेकिन लोग नहीं जानते कि वो अंत में किस दिशा में और कैसे काम करेगा। लोगों को पता नहीं रहता, और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी डेमोक्रेसी से आए थे लेकिन अंदाजा नहीं लगा कि डेमोक्रेसी उनकी जो है वो किधर शॉट मारेगी। वो बीजेपी के नेताओं को भी अंदाजा नहीं। ऐसे भी देश है जहां डिक्टेटरशिप का ट्रेडिशन रहा है, चिली में, अर्जेंटीना में, लेकिन वहां डेमोक्रेसी आ गई है। पश्चिमी यूरोप में पुर्तगाल है, स्पेन है, यहां डिक्टेटरशिप थी कुछ समय तक, लेकिन अब डेमोक्रेसी है। भारत में भी 18 महीने डिक्टेटरशिप रही, लेकिन अब डेमोक्रेसी है। और नरेंद्र मोदी के आने के बाद में फिर डिक्टेटरशिप का एक नया फॉर्म आया, जिसकी वजह से ये एपिसोड करने की जरूरत पड़ा। पूर्वी यूरोप के अनेक देश थे जो कि समाजवादी ब्लॉक के मेंबर थे, वहां डिक्टेटरशिप थी, वे गिरे, वहां सत्ताएं गिरी, और वहां डेमोक्रेसी आई। यहां तक कि सोवियत संघ में भी कम्युनिस्ट पार्टी की डेमोक्रेसी से कोई मोहब्बत नहीं थी, वहां डेमोक्रेसी थी ही नहीं, वहां डिक्टेटरशिप थी। तो डेमोक्रेसी लाने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के शासन को गिराया गया और देश का विभाजन किया गया। सो अल्टीमेटली कहां पहुंचे, डेमोक्रेसी को स्थापित नहीं किया, वहां लौट के फिर डिक्टेटरशिप में पहुंच गए, पुतिन की डिक्टेटरशिप। लैटिन अमेरिका में अनेक देश हैं ऐसे जो कि छोटे छोटे देश हैं, लेकिन वो ऐसे देश हैं जहां पर के डेमोक्रेसी के नाम पर अनेक आ, जगह परिवर्तन हुए, लेकिन वहां पर
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर पाबंदी है या उस पर सेंसरशिप है साथ। कुछ देश ऐसे भी हैं सारी दुनिया में जहां पर कि राजाओं के पास में अपार अधिकार है अभी भी डेमोक्रेसी में, और इतने अधिकार हैं कि वे डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी दरकिनार कर सकते हैं। कई देश ऐसे हैं जहां पर के डिक्टेटरशिप सत्ता पलट के जरिए, तख्ता पलट के जरिए आई है, जैसे अभी बांग्लादेश में आई है। लैटिन अमेरिका में भी कई देशों में ये तख्ता पलट हो चुका है सत्ता का। बेसिकली डेमोक्रेसी में डिक्टेटरशिप के आने के तीन बड़े कारण हैं, या हम ये कहें कि सारी दुनिया में तीन बड़े कारण देखे गए डिक्टेटरशिप के आने के। पहला बड़ा कारण यह है कि डिक्टेटरशिप वहां जल्दी आती है या आ सकती है जो अविकसित देश हो। अविकसित देशों में सत्ता पलट की घटनाएं, डिक्टेटरशिप की घटनाएं, खूरेजी, ये आए दिन की चीजें हैं। आम जीवन में जैसे भारत है, भारत बहुत ही पिछड़ा हुआ देश है और बहुत ही अविकसित देश है और गरीब देश है। ये महान देश नहीं है, ये आर्थिक तौर पर समर्थ और समृद्ध देश नहीं है। यहां 80 करोड़ से अधिक लोगों को, सरकार को 5 किलो फ्री राशन देना पड़ रहा है। इससे पता चलता है भारत गरीब देश और अविकसित देश। जहां गरीबी अधिक होती है वहां गरीबी के कारण आम लोग डेमोक्रेसी में या सरकार की नीतियों में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, वहां बोल नहीं पाते, वो समझ नहीं पाते, और जनता में व्यापक तौर पर शिक्षा का अभाव होता है। यहां तक कि शहरों में बड़ी संख्या में अशिक्षित लोग रहते हैं, भारत में यह है। ऐसी स्थिति में चंद लोगों के हाथ में, अमीरों के हाथ में, पॉलिटिशियंस के हाथ में या ताकतवर लोगों के हाथ में सत्ता आ जाती है। और इन ताकतवर लोगों के लिए किसान और मजदूर इन सबका कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि ये तो ज्यादातर गरीब है और अशिक्षित है। तो ऐसे देश में अगर सत्ता का अदल बदल भी होता है तो वो अमीरों की पार्टियों के बीच में ही होता है, गरीबों की पार्टी कभी नहीं आती। कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस से मुक्त हुए, तो बीजेपी का आया, बीजेपी से मुक्त हो गए, फिर कांग्रेस का शासन आएगा। क्योंकि आम जनता में इस तरह के परिवर्तन करने की बुद्धि ही नहीं होती, चेतना ही नहीं होती कि वह अपने पक्ष में ऐसी सरकार बनाए जो कि गरीबों के, मजदूरों के, किसानों के हित में काम करे। तो वे देश, जो गरीब देश हैं, वहां तानाशाही या तानाशाह के आने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। एक और चीज है डिक्टेटरशिप के लिए, वो ये कि देश का स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। जो संप्रभु राष्ट्र हैं, जहां डेमोक्रेसी है, वहां डिक्टेटरशिप आती है। क्योंकि वहां डिक्टेटरशिप जब आएगी तो वो जो डिक्टेटर है वो सरकारी संस्थानों को कैप्चर करेगा, उन पर कब्जा करके काम करेगा। भारत क्लासिक नमूना है इसका। भारत अकल्पनीय क्लासिक नमूना है जो कि सारी दुनिया में विरल घटना है। भारत डेमोक्रेसी के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, भारत डिक्टेटरशिप के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण देश है। तीसरी चीज महत्वपूर्ण जिसके कारण डिक्टेटरशिप आती है, वो ये डिक्टेटरशिप जब आती है तो वो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन होता है।
जो लोग डिक्टेटरशिप की पॉलिटिक्स के हिमायती हैं, जैसे आरएसएस। आरएसएस डेमोक्रेसी का हिमायती नहीं है। आरएसएस डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का हिमायती नहीं है। आरएसएस तानाशाही और तानाशाही राजनीति का हिमायती है, अधिनायकवादी राजनीति का हिमायती। ये गलतफहमी आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आरएसएस जो है वो लोकतंत्र का पक्षधर है, लोकतंत्र का हिमायती है, लोकतंत्र में भाग लेता रहा है, वगैरह वगैरह। ये सब भ्रम निकाल दीजिए दिमाग से, क्योंकि आरएसएस में एक बीमारी है जो कि डिक्टेटरशिप की पॉलिटिक्स करने वाले संगठन में होती है। वो ये कि वे धीरे 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 सरकारी संस्थानों पर कब्जा कर लेते हैं। वे धीरे धीरे सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक संस्थानों पर कब्जा कर लेते हैं, और सरकारी संस्थानों पर कब्जा करके उन संस्थानों को सुनियोजित ढंग से उनकी ऑटोनॉमी और उनकी डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग या कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनिंग, इसको नष्ट कर देते हैं। और यह काम आरएसएस ने बहुत ही सुनियोजित ढंग से किया है। इसको देखने के बावजूद अगर आपके दिमाग में यह है कि आरएसएस लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षक संगठन है, तो ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि डिक्टेटर पॉलिटिक्स के लिए जरूरी है कि वे सुनियोजित ढंग से संस्थानों पर कब्जे करते हैं। और ये जो तीन जो पहलू हैं, कारण हैं डिक्टेटरशिप के आने के, ये तीनों कारण भारत में उपलब्ध हैं। और इनके जरिए अगर कोई व्यक्ति सत्ता में आए और वो डिक्टेटरशिप की पॉलिटिक्स करे, जैसा कि अब चल रहा है, तो आप ये तय मानिए कि उसको अमेरिका का समर्थन मिल जाए। बस सिर्फ एक काम करना है जो कि नरेंद्र मोदी ने बहुत ईमानदारी से किया। अटल जी ने नहीं किया था ये काम, लेकिन नरेंद्र मोदी ने बहुत ईमानदारी से। तो अटल जी को डिक्टेटरशिप नहीं लानी थी, वो खाली संस्थानों पर कब्जे कर रहे थे। उन्हें पॉलिटिकली डिक्टेटरशिप लागू नहीं की, लेकिन संस्थानों पर कब्जे किए अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने 6 साल के शासन में। आरएसएस ने कब्जे किए। नरेंद्र मोदी ने डे वन से यह तय किया कि वो अधिनायकवादी राजनीति करेंगे, और अधिनायकवादी राजनीति करेंगे तो इसके लिए जरूरी था कि किसी का, बड़े देश का समर्थन होना चाहिए। तो उन्होंने बहुत ही यूनिक, एक विलक्षण रणनीति तैयार की, और वो रणनीति काम कर रही है। वो रणनीति ये है कि अमेरिका का समर्थन कैसे हासिल किया जाए। तो इसके लिए पहली चीज थी, अमेरिका का समर्थन हासिल करने के लिए अगर कोई तानाशाह अगर अमेरिका का समर्थन हासिल करना चाहता है, तो उसकी पहली शर्त है कि वो कम्युनिस्टों पर अटैक करे। तो नरेंद्र मोदी ने आते ही जेएनयू, टुकड़े टुकड़े गैंग, लेफ्ट, कम्युनिज्म, वामपंथ, इन सब पर, और वामपंथ को देशद्रोही घोषित करना और उसके खिलाफ में अहरनेस कैंपेन मीडिया सेल के जरिए, इसका पर्पज है अमेरिका का समर्थन हासिल करना। क्योंकि जब आप डिक्टेटर हैं और कम्युनिस्टों पर अटैक नहीं करेंगे, तो अमेरिका समर्थन नहीं करेगा। कम्युनिस्टों पर अटैक करने के लिए जरूरी है कि आप, पहले इंदिरा गांधी ने गलती की थी। इंदिरा गांधी ने गलती की थी कि इंदिरा गांधी के साथ में उस समय सीपीआई थी, तो इंदिरा गांधी ने सीपीआई पर अटैक नहीं किया। सीपीएम पर अटैक किया, लेकिन सीपीएम के खिलाफ बोला नहीं। तो इंदिरा गांधी को इमरजेंसी में अमेरिका का समर्थन नहीं मिला, अमेरिका ने इमरजेंसी का विरोध किया। लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रत्येक कदम का अमेरिका समर्थन कर रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने डे वन से ही एंटी कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा लॉन्च किया हुआ है। बहाना जेएनयू है, अटैक लेफ्ट पर है। कोई चुनाव नहीं होता जिसमें वो लेफ्ट पर अटैक न करते हो, जबकि लेफ्ट की शक्ति छोटी सी है। जो डिक्टेटर होते हैं वे जब लेफ्ट पर अटैक करते हैं या कम्युनिस्ट पर अटैक करते हैं, ये ग्लोबल फिनोमेना है। तो वे बार बार जनता के मन में ये भय पैदा करते हैं, कम्युनिस्ट आ जाएंगे, कम्युनिस्ट आ जाएंगे। नरेंद्र मोदी भी बार बार ये बोलते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग को रोकना होगा, इन नक्सलियों को
अर्बन नक्सलों को रोकना होगा। ये जो बातें हैं, ये बातें इसलिए नहीं है कि उन्हें नक्सल पर अटैक करना है, ये बातें इसलिए कि उन्हें अमेरिका से स्वीकृति और समर्थन हासिल करना है। और अगर रूस का समर्थन चाहिए, तो अभी तो स्थिति है कि रूस में तो खुद डिक्टेटर बैठा हुआ है, तो वो तो पसंद करेगा आपको। तो भारत की एक मजेदार चीज हो रही है कि नरेंद्र मोदी के पास में डिक्टेटर रूस का भी समर्थन है और डेमोक्रेटिक अमेरिका का भी समर्थन है। सेकेंड चीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, डिक्टेटर जब अमेरिका का समर्थन हासिल करना चाहेगा तो उसे कोल्ड वार के फ्रेमवर्क में सारी अपनी व्यूह रचना सजानी होगी, और खासतौर पर जो उसका आइडियोलॉजिकल कैंपेन है, नेता के भाषण है, उसका जो तमाम किस्म का और कैंपेन है, वो सजाना होगा। उसकी केंद्रीय विशेषता है, कोल्ड वार की पॉलिटिक्स की केंद्रीय विशेषता है, जितना झूठ बोला जाए बोलो, जितना असत्य का प्रचार किया जाए करो। और नरेंद्र मोदी ने दूसरा काम यह किया, एंटी कम्युनिस्ट कैंपेन के अलावा खूब झूठ बोला, और बार बार झूठ बोलते हैं। वो इसलिए झूठ बोलते हैं कि अमेरिका का समर्थन चाहिए। और ये झूठ बोलने की कला, ये कला सिर्फ आरएसएस की कला नहीं है, बल्कि ये अमेरिका की स्वीकृति हासिल करने वाला मंत्र है। तो जम के असत्य कहानियां प्रचारित करना, असत्य बोलना, इससे बड़ा लक्ष्य साधा जा रहा है। एक तो छोटा लक्ष्य तो यह है कि जनता कंफ्यूज पड़ी है यहां, बड़ा लक्ष्य यह है कि अमेरिका का समर्थन है, अंतरराष्ट्रीय समर्थन अमेरिका का है हमारे पास। तो जम के झूठ बोलो, जम के असत्य का प्रचार करो, और अमेरिका का समर्थन हासिल करो। और इस तरह के गैंग बनाओ। थर्ड थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि कोल्ड वार की पॉलिटिक्स का है, जिसके जरिए अमेरिका समर्थन देता है, थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ऐसे गैंग बनाओ जो अपराध करें और घूस लें। ये तीन चीजें ऐसी हैं जिनके जरिए, जो कि बड़े पैमाने पर डेवलप हुई है। इसने देश को तो तबाह किया ही है, लेकिन इससे नरेंद्र मोदी की अमेरिका में इमेज खराब नहीं हुई, बल्कि अमेरिका में इमेज बढ़ गई है, क्योंकि अमेरिका इन चीजों को पसंद करता है। क्रिमिनल गैंग बनाओ, घूस लो, ज्यादा से ज्यादा घूस लो, नेकेडली घूस लो, घूस लेने वालों की हिमायत करो, उनको संरक्षण दो, और क्रिमिनल गैंग बनाओ। एक और चीज है जो कि 9/11 की घटना के बाद कोल्ड वॉर में दाखिल हुई थी, वो थी मुसलमानों के खिलाफ में हेट कैंपेन। तो नरेंद्र मोदी ने इस पूरे के पूरे डिक्टेटरशिप के मॉडल को डेवलप करते हुए, अमेरिका के पद चिन्हों पर चलते हुए, अमेरिका का समर्थन हासिल करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ हेट कैंपेन को अपना प्रभावशाली पॉलिटिकल एजेंडा बनाया। और इससे दो फायदे हुए। एक तो यह कि यहां अल्पसंख्यकों पर हमले हुए, डेमोक्रेसी पर हमले तेज हुए, डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए लड़ने वालों पर, डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस पर हमले तेज हुए। दूसरी तरफ अमेरिका से समर्थन मिल गया, रूस से समर्थन मिला ही हुआ है, क्योंकि रूस में तो डिक्टेटरशिप है ही ऑलरेडी। तो कहने का मतलब यह कि जब कोई डिक्टेटर या कोई पॉलिटिकल लीडर डिक्टेटर बन के सत्ता में आ जाता है, या सत्ता में आने के बाद में डिक्टेटरशिप का रास्ता अडॉप्ट कर लेता है, तो वो ये रास्ता चुनता है जिसकी मैंने आपसे चर्चा की, जिससे कि उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समर्थन मिले, और खासतौर पर अमेरिका का समर्थन मिले। एक और चीज है जो कोल्ड वार की पॉलिटिक्स का मॉडल है, और ये डिक्टेटर की पॉलिटिक्स का मॉडल है, जिससे अमेरिका बहुत खुश होता है। वो ये कि जो जांच एजेंसियां हैं, वो ईडी हो, सीबीआई, अभी जो ईडी सीबीआई की बात कर रहे हैं ना, वो किस लिए बात कर रहे हैं कि वो विपक्ष का दमन कर रही है। मैं इस की बात नहीं करना चाहता, वो तो दमन कर ही रही है, वो तो वास्तविकता है। मैं दूसरी चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं, वो ये कि
ये जो जांच एजेंसियां हैं, पुलिस है, इन अदालतें हैं, इन सबको एक तरह से बांझ बना दिया गया है एकदम। इनकी सारी की सारी शक्ति एकदम नष्ट कर दी गई है। और ये अब एजेंसियां, अदालतें, इंस्टीट्यूशंस, ये सब अब डिक्टेटर के इशारे पर नाचने के लिए मजबूर हैं। और वे अपराध देखने वाली दर्शक हैं और सत्ता के इशारे पर नाचने के लिए मजबूर हैं। इसने एक काम किया है कि एजेंसियां निष्क्रिय कर दी, इंस्टीट्यूशन निष्क्रिय कर दिए, सत्ता पूरी कंट्रोल में आ गई। और ये डिक्टेटरशिप का जो मॉडल है वो शानदार मॉडल है। सत्ता को नियंत्रण में लाके डिक्टेटर कोशिश करता है कि सत्ता में न्यूनतम शिरकत हो लोगों की, और सत्ता पर जो आपने कब्जा किया है उसको विभिन्न नामों के जरिए महिमा मंडित करो। मतलब आप लोगों से बार बार यही कहिए, ये ग्लोबल फिनोमिना है जिसकी मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, ये लोकल फिनोमिना नहीं है खाली, ये डिक्टेटर बनने के ग्लोबल फार्मूले जिन पर कि ग्लोबली डिक्टेटर चलते रहे हैं। आम जनता में लगातार ये भाषण दो कि हम तो करप्शन से लड़ना चाहते हैं, भाई भतीजावाद से लड़ना चाहते हैं, परिवारवाद से लड़ना चाहते हैं, इसे नरेंद्र मोदी कहते हैं। ये नरेंद्र मोदी के अपने निजी उद्गार नहीं है, बल्कि ये एक डिक्टेटरशिप का जो मॉडल है कि कैसे डिक्टेटर बने, उस मॉडल के पैकेज का ये हिस्सा है। और बहुत ही थर्ड ग्रेड जैसे कहें कि डिक्टेटरों से ये चीजें उधार ली गई। बार बार ये कहा जा रहा है भाई भतीजावाद से लड़ना है, संविधान की सेवा करनी है। अब संविधान दिवस भी मना रहे हैं डिक्टेटर। और जो सताते हैं उनके खिलाफ लड़ना है, माफिया से लड़ना है, गुंडों से लड़ना है, माफिया से लड़ना है। अब बताइए, डिक्टेटर माफिया से लड़ेंगे? कभी लड़े आज तक? कभी नहीं लड़े। लोगों से कहो कि एक नई किस्म की डेमोक्रेसी आ गई है, जिसे वो राम राज्य कहते हैं, डबल इंजन सरकार का शासन कहते हैं। हकीकत ये नहीं है। हकीकत यह है कि इन चीजों के खिलाफ में तो कोई लड़ाई है ही नहीं। एक और चीज है जो कि डिक्टेटरशिप में देखी जाती है, वो ये कि डिक्टेटर और ड्रग माफिया का कनेक्शन, जो कि भारत में परिलक्षित हो रहा है। और दूसरी नई चीज जो भारत में परिलक्षित हो रही है और तेजी से बढ़ी है, उसे हम लोग कहते हैं बहुसंख्यकवाद। बहुसंख्यकवाद की पॉलिटिक्स खुल के की जा रही है। हिंदू बहुसंख्यक है इसलिए हिंदुओं का शासन होना चाहिए, बाकी लोग अल्पसंख्यक हैं इसलिए उन्हें शासन का हक नहीं है, वो खाली रहें और खड़े बोल दें। हेट कैंपेन मुसलमानों के खिलाफ, बहुसंख्यकवाद और कारपोरेट हितों की नग्नतम रूप में हिमायत और सुरक्षा, ये तीन चीजें नीतिगत आचरण के तौर पर लागू की जा रही है। वे लोग कोई भी अपराध करें, वे कोई भी अनैतिक काम करें, सब क्षम है। और ये जो फिनोमिना है ये बहुत ही चौंकाने वाला फिनोमिना है। ये डेमोक्रेसी का रास्ता नहीं है, ये डिक्टेटरशिप का रास्ता है जो कि हमारे देश में लागू किया गया है। एक और चीज है, वो ये कि जिसे हम लोग कहते हैं ना कि मॉरलिटी
गई घुइयां के खेत में। अब नैतिकता नाम की कोई चीज बची नहीं और नीति और नैतिकता नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। आप प्रधानमंत्री से या किसी भी मंत्री से ये उम्मीद करें कि वो हेट कैंपेन न करे, ये संभव नहीं है। क्योंकि वो हेट कैंपेन नहीं करेगा तो वो खाएगा क्या? क्योंकि डिक्टेटरशिप की पॉलिटिक्स के लिए हेट कैंपेन कंपलसरी है। डिक्टेटरशिप की पॉलिटिक्स के लिए बहुसंख्यकवादी राजनीति कंपलसरी है। डिक्टेटरशिप की पॉलिटिक्स के लिए एंटी कम्युनिस्ट कैंपेन कंपलसरी है। डिक्टेटरशिप की पॉलिटिक्स के लिए मासेकर कंपलसरी है। बिना मासेकर के डिक्टेटर पैदा नहीं होता। कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट है कि 2002 के गुजरात के दंगों के बाद में नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व कृतित्व का जो विकास हुआ है वो अभूतपूर्व है। पूरे देश में दंगाइयों की फौज तैयार कर दी गई है। उसका एक छोटा सा ट्रायल गुजरात में किया गया था। वो मॉडल सफल रहा। पूरे देश में तैयार है। कहीं पर भी कभी भी वो एक साथ धावा बोलते हैं। कुछ दिन तक वो अभी हिमाचल में धावा बोल रहे थे, अब वो यूपी आ गए गिरोह। वो जब इच्छा होती है, वो अभी महाराष्ट्र के चुनाव में लगे हुए थे। पंकजा मुंडे कह रही थी कि बीजेपी के 90,000 कार्यकर्ता बाहर से लाए गए महाराष्ट्र में। पूरी फौज तैयार कर दी है देश के लिए। ये फौज ऐसी है जो कि किसी भी इलाके में जाके कुछ भी कर सकती है। वो इस फौज को जनता का व्यापक समर्थन हासिल है। यहां तक कि इस फौज को जो निजी आर्मी है एक तरह से, इसे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी हासिल है क्योंकि डेमोक्रेसी के लिए कैंपेन कर रहे हैं। अगर मुझसे पूछे कि गुजरात के दंगों का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या था, नरसंहार तो था ही, लेकिन उसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये था उसने विभिन्न इलाकों में सशस्त्र गिरोहों और सशस्त्र निजी सेनाओं को जन्म दिया, जो भगवा ब्रिगेड से जुड़ी हुई थी। ये वे लोग थे या वे लोग हैं जो कहीं पर भी दंगा कर सकते हैं, कहीं पर भी कोई भी घटना कर सकते हैं, और ये पोलिंग एजेंट भी है। ये वे लोग हैं जो कि बहुसंख्यक राजनीति को नीचे ले जाने में इन्होंने बूथ वाइज कैंपेन किया है। और दिल्ली देखिए आप, गुजरात के मॉडल से दूसरी चीज जो सीखने की है, गुजरात की जनता ने दंगे करने वाले लोगों को वोट दिया। पूरी जनता एकदम कम्युनलाइज कर दी गई है। सांप्रदायिक चेतना डोमिनेट करती है गुजरात में, और यह अपने आप में चिंता की चीज है। शांति, सद्भाव, हिंदू मुस्लिम सद्भाव, इसके जो पक्षधर थे वो लगातार चुनाव हार रहे हैं। और ये जो गुजरात में चीज थी वो अब धीरे 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 सारे देश के फिनोमिना में कन्वर्ट कर दी गई, और ये वह रास्ता था जिस पर सवार होकर नरेंद्र मोदी दिल्ली तक आए। तो गुजरात के दंगों ने कौन सी चीज दी? जगह जगह निजी गिरोह बनाओ, गैंग बनाओ, जगह जगह सांप्रदायिक चेतना का विकास करो, और फिर जनता का समर्थन हासिल करो और जनता को गोल बंद करो। अब लोग सांप्रदायिकता से नफरत नहीं करते, और ये अपने आप में बहुत बड़ी अ, हिंदुस्तान के फासिज्म की या डिक्टेटरशिप की बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिलहाल इतना ही रखें। अगला एपिसोड हम कल करेंगे कि फासिज्म या डिक्टेटरशिप कैसे आती है, डिक्टेटर कैसे बनता है व्यक्ति।
फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।